जैसे मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता था पेंडुलम के लिए किसके ऊपर, मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर। तो मैंने बोला था इसका फॉर्मूला निकालो टाइम पीरियड का, तो टी हो जाएगा के m रेज़ टू a l रेज़ टू b g रेज़ टू c। फिर मैंने बोला था कि इसके लिए t को सबका डायमेंशन लिख दो, m t का डायमेंशन क्या हो जाएगा m0 l0 t, और ये m का पावर a हो जाएगा, l का पावर b हो जाएगा और g का पावर हो जाएगा LT-2 पावर c। फिर मैंने बोला था ये फर्स्ट स्टेप था लिखने का, ठीक है, पहला स्टेप था ऐसा लिखने का, t इज प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू a l रेज़ टू b g रेज़ टू c। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप पे डायमेंशंस इक्वल दिखाते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, इसको सबको अरेंज करते हैं, m का पावर a, m तो एक ही है, l का पावर c, l का पावर b, c का पावर -2c, ठीक है। अब बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लिखते थे a इक्वल टू 0, b प्लस c इक्वल टू 0 और d प्लस c इक्वल टू 0 और -2c इक्वल्स टू 1। तो c क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा -c के इक्वल, तो b हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा t इक्वल टू k m पावर a, व्हाट इज a हियर, a तो 0 आ रहा है तो 0, l का पावर b, b क्या आ रहा है 1/2 और g पावर c, c क्या आ रहा है -1/2। टाइम पीरियड हो जाएगा k रूट l बाय, ये नीचे चला जाएगा तो रूट g हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस है तो नीचे आके g पावर 1/2 हो जाएगा, t इक्वल टू k रूट l बाय। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब हमने किया था लास्ट क्लास में, है कि नहीं? तो मैंने एक बार फिर से कर दिया रिवीजन करवाने के लिए। सर अब हाँ बोलो, सर डाउट था। बोलो बोलो। सर ये मुझे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल समझ में नहीं आया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि अगर मान लो कोई भी चीज अगर इक्वल है, कोई दो क्वांटिटी अगर इक्वल है, जैसे ये चीज इक्वल हुई हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ पे जो हाँ। भी डायमेंशन मास का होगा, यहाँ पे जो डायमेंशन मास का होगा वही डायमेंशन यहाँ पर भी होगा, यहाँ जो डायमेंशन लेंथ का होगा वही डायमेंशन यहाँ पर भी होगा, यहाँ जो डायमेंशन टी का होगा वही डायमेंशन यहाँ पर भी होगा, इक्वल होगा डायमेंशन, ऐसा, ओके सर। ठीक है ना। कि अगर हम लोग देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये होता है, होमोजीनियस मतलब पता है क्या होता है, सेम, जैसे कहते हैं ना होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है पानी का, शुगर सॉल्ट, ये जो होमोजेनियस सॉल्यूशन मतलब पूरा का पूरा मिक्सचर एक तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर टाइप का मतलब इक्वल टू लगा दिए तो पावर का क्या करना है, इक्वेट कर देना बस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा मैंने ना कुछ बोला था, क्या बोला था कि ना एक नोटबुक में डायमेंशंस एक ही साथ रखने सारे के सारे, है ना। मैंने बोला था कुछ डायमेंशंस लिखवाए थे मैंने, और मैंने बोला था कि वहां पे कुछ पेज छोड़ देने के लिए, तो वहां पर जाओ, मैं कुछ डायमेंशंस और लिखा रहा हूँ, ठीक है, उनको लिख लो, ठीक है। उनको लिखने के बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। मैंने उसमें लगभग 20 या 22 लिखा भी दिए थे ना, एक्स्ट्रा में आके देखते हैं हम लोग और कुछ। सर हाँ बोलो। सर वो जो बुक जाके कलेक्ट करनी थी सर, हाँ वहाँ उस बुक में फिजिक्स की बुक में होंगे सर ये सारे। हाँ, सारे डायमेंशंस लिखे हुए हैं, ओके सर। 40-50 लिखे हुए हैं उसमें मैंने, और वो बुक पे बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। देखो तो लास्ट नंबर कौन सा था अपना, 25। 25, 26। पहले हम लोग ना 5-10 डायमेंशन और पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसके फॉर्मूले फ्रेमिंग पे फिर से आएंगे हम लोग, ठीक है। एक होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन,
फिर हो जाता है हमारा सरफेस एनर्जी, फिर हो जाता है हमारा एक स्प्रिंग कांस्टेंट, फिर हमारा हो जाता है टेंशन, फिर आ जाता है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, फिर आता है वेवलेंथ, फिर आता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ एक एक करके सबको, फटाफट पे सबके 33 हुआ था ना, 34, फिर आ जाता है हमारा वेलोसिटी, ग्रेडियंट, ठीक है। फिर आ जाता है प्लैंक कांस्टेंट, फिर आ जाता है लीनियर मास डेंसिटी, आ जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फिर आ जाता है एवोगाड्रोस नंबर, फिर आ जाता है, बस इतने काफी बाकी है। ठीक है, पहले हम लोग इसको एक बार अच्छे से देख जाते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे ना हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला डिराइव करने में, तो डायमेंशन पता होगा तभी वो कर पाएंगे। सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो याद रखना है, ये हमारा हो गया डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे जगह बेसिक फॉर्मूला, और यहाँ पे हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, फोर्स हो जाता है G m1 m2 बाय r का स्क्वायर। ये पता है दुनिया में कोई भी बॉडी हो ना, उसके बीच पे जो फोर्स लग रहा है उसका ये फॉर्मूला F इक्वल टू G m1 m2 बाय r का स्क्वायर, जहाँ पे m1 हो गया मास ऑफ वन बॉडी, m2 हो गया मास ऑफ अदर बॉडी, मास ऑफ वन हो या मास ऑफ टू हो, डायमेंशन उसका m ही रहेगा। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, देखा गया ना कि सरफेस टेंशन में हम क्या देखते हैं कि मान लो कोई लिक्विड है ऐसा, तो लिक्विड के इधर भी क्या करते हैं, इधर के मॉलिक्यूल्स को खींचते हैं, इधर के मॉलिक्यूल्स को इधर की तरफ खींचते हैं। तो लिक्विड का सरफेस ऐसे लगता है जैसे कोई रबड़ का मेम्ब्रेन हो। तो वहां पे क्या एक क्वांटिटी होती है, जैसे सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स को डिवाइड कर दो लेंथ के साथ, वो सरफेस टेंशन हो जाता है। ठीक है, सर ये तो जो वो सर डब्ल्यू अपॉन ए क्या? क्या, सर इसके साथ कुछ डब्ल्यू अपॉन ए भी है? हाँ सरफेस एनर्जी है वो। ठीक है, सरफेस एनर्जी हो जाएगा हमारा एनर्जी अपॉन एरिया। ठीक है, एनर्जी अपॉन एरिया हो जाएगा। ठीक है, सरफेस, एक्चुअली लिक्विड सरफेस के पास क्या होते हैं, एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स टॉप पे होते हैं। तो एनर्जी को हमने डिवाइड कर दिया एरिया के साथ, वो हो जाएगा हमारा सरफेस एनर्जी हो जाएगा। अभी हमें ना इसको ज्यादा डिटेल में खाली वर्ड्स पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। अभी देखो मान लो कोई स्प्रिंग है,
स्प्रिंग को खींचना है हमको 1 सेंटीमीटर से। जो भी ताकत लगानी पड़ेगी ना स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर से खींचने के लिए, वो कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, के F बाय एक्स। अगर x को हमने 1 कर दिया तो जो फोर्स है वो k के इक्वल हो जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए हमें जो स्प्रिंग में फोर्स लगानी पड़ती है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और याद रखना इस चीज को, ठीक है, हमारे फिजिक्स में, मैं अभी बता रहा हूँ, एक बेसिक सी चीज है हमारे फिजिक्स में। हजारों, मतलब हजारों तो नहीं बोलूंगा, लगभग 25-30 जगह होगा जहाँ पे ऐसे डेफिनेशंस बनाई जाती है, ठीक है, कि मान लो 1 केजी को हमको उठाना है तो उसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, पोटेंशियल बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा स्प्रिंग के लिए, फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। एक एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा उसका फील्ड बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो एक है ना, ये फिजिक्स में बहुत जगह काम आता है। जैसे यूनिटरी मेथड हमने कैसे पढ़ा था क्लास 6-7 में, 5 किताब का दाम इतना है तो 1 किताब का दाम कितना है, तो हम लोग उससे 10 किताब का दाम निकाल सकते थे। तो ऐसे ना वो यूनिटरी मेथड वाले कंसेप्ट को यूज किया जाता है फिजिक्स में बहुत जगह डेफिनेशंस बनाने के लिए। क्लियर? तो टेंशन का याद रखना, टेंशन क्या होता है, टेंशन एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। टेंशन इज सिंपली अ फोर्स। जब फोर्स स्ट्रिंग में लगता है ना तो स्ट्रिंग टाइट हो जाती है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं टेंशन फोर्स। अभी देखो रेडियस ऑफ गायरेशन, अब ये क्या रोटेशन चैप्टर में आता है, तो रेडियस वर्ड आ रहा है यहाँ पे, है ना। अब रेडियस कैसा भी हो तो रेडियस ही रहेगा, तो रेडियस का तो एल हो जाएगा ना। ये सब रोटेशन चैप्टर में आता है। वेव लेंथ, लेंथ लेंथ में लेंथ ही आएगा ना। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है एफ, हो जाता है 1 बाय टाइम पीरियड। ठीक है, अभी जरा सा नोटबुक में इन सब के डायमेंशन खुद से लिख सकते हो, कोशिश करो। सबका एक एक करके 26 से 33 के फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। ये ई एनर्जी के लिए है, ये ए एरिया के लिए है, एफ फॉर फोर्स, ठीक है। अपनी नोटबुक में खुद से लिखो, yes, sir. ठीक है ना, लिखना स्टार्ट कर लो। लिख लो, लिख लियो तो जो जो लिखते जा रहे हो फॉर्मूला चेक भी करते जाना। जी का हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। एफ था फोर्स, फोर्स का हो जाएगा mlt -2। आर हो जाएगा डिस्टेंस, तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर। मास का हो जाएगा m का स्क्वायर। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा m-1 l का क्यूब t-2। सर एक बार कोई क्यूब कैसे होगा? क्या बोले हो? नो सर, समझ गया। सर हाँ बोलो। सर एक बार कोई भी एक सर एग्जांपल करके दिखा दो ना सर। कैसे, मतलब कैसे लिखा हुआ ये? नहीं सर, एक बार कन्वर्ट करके दिखाओ ना डायमेंशन फॉर्मूला में कोई भी एक। कोई भी कन्वर्ट कर दिखाओ मतलब समझ नहीं आ रहा। सर आप मतलब बेसिक फॉर्मूला से डायमेंशन फॉर्मूला में कन्वर्ट करके देखो दिखाओ। कैसे, देखो ये जैसे f है, f इक्वल टू जी m1 m2 आर स्क्वायर, मुझे g का निकाला ना, g को सब्जेक्ट बनाएंगे, एफ आर स्क्वायर बाय 1m2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, याद करो mlt -2 था। हाँ तो उसका लिखो,
आर क्या था, डिस्टेंस था ना, डिस्टेंस हाँ। का एल स्क्वायर होता है ना। हाँ। मास का क्या m1 होता है, इसका m1 का m होगा, m2 का भी m होगा, तो m इंटू एम m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। हाँ। अब जो सिमिलर है उसके पावर को ऐड करो और जो नीचे उसको ऊपर भेज दो। अब जैसे देखो m, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पावर +2 है ना, तो +2 ऊपर हाँ। जाएगा तो -2 हो जाएगा। हम्म, तो 1 - 2 क्या होगा, -1। माइनस। कोई दिक्कत। l का पावर 1 है, यहाँ पे l का पावर 2 है, तो ऐड होके क्या हो जाएगा, L पावर 3। अच्छा t का पावर क्या हो जाएगा, वही रहेगा। तो ये -2 रहेगा। आगे समझ लो आया? सर। लिखा है ये, ठीक है। कोई भी चीज अगर नीचे हो तो उसको ऊपर भेज दो साइन चेंज करके, और उसके बाद सारे पावर को, जिसका m का सारा पावर ऐड कर दो, l का सारा पावर ऐड कर दो, टाइम का सारा पावर ऐड कर दो। ये सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, यस या नो? Yes, sir. आ रहा है। Yes, sir. चलो ठीक है, किसी को कोई परेशानी तो पूछो। इब्राहिम आ रहा है? हाँ Yes, sir. अक्षय, अक्षय क्लियर हुआ Yes, कि नहीं sir. हुआ? क्योंकि क्या थोड़ा नया है, तुम्हारी क्लासेस मिस भी हुई थी, मुझे जहां तक ध्यान है। अब देखो आगे, सरफेस टेंशन हो जाता है फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स का हो जाता है mlt - 2 बाय लेंथ का l हो जाएगा ना। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे लेंथ का पावर 1 है, नीचे भी 1 है, ऊपर 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ऐसा क्लियर हो गया? अभी ना मैं सबके लिखते जा रहा हूँ डायमेंशन एक एक करके, सबको अपनी नोटबुक से चेक करते चले जाओ, ठीक है। कहीं कोई भी अटको तो पूछ लेना, बाकी तो प्योर मैथ्स है इस पे तो खाली। सरफेस एनर्जी रहती है एनर्जी बाय एरिया, एनर्जी का था ml² t - 2, एरिया का हो जाएगा l स्क्वायर, ये हो जाएगा ml0 t - 2। देख सकते हो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला सेम है, क्लियर। स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स का हो जाता है mlt - 2 बाय लेंथ, ऊपर जाएगा तो ml0 t - 2 स्प्रिंग कांस्टेंट। टेंशन फोर्स होता है, फोर्स का mlt - 2 हो जाएगा, कुछ सोचने का ही नहीं है। रेडियस का l हो जाएगा m0 lt0, कुछ सोचने का नहीं है। वेवलेंथ लेंथ होती है तो m0 lt0, कुछ सोचने का नहीं है। फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड हो जाता है तो m0 l0 t-1। सबका आगे इतना क्लियर है? किसी को कोई परेशानी तो पूछो। नो सर। चलो हर एक को समझ आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, हाँ सर। ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाता है वेलोसिटी बाय लेंथ, ठीक है। याद रखना ये ग्रेडियंट वर्ड कहीं पर भी दिखे ना, अगर ग्रेडियंट वर्ड मतलब ये हमने उस चीज को लेंथ से डिवाइड कर दिया, बस इतना ही है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट ना, जब पढ़ोगे ना फ्लूइड चैप्टर तो पानी का फ्लो होता है, ठीक है। तो पानी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ग्राउंड जो है रेस्ट, यहाँ पानी रेस्ट में रहता है, ये डिस्टेंस 10 मीटर है। तो बताओ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, तो इसकी वेलोसिटी -0 डिवाइडेड बाय लेंथ का डिफरेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी बाय लेंथ, ग्रेडियंट कहीं भी दिखे लेंथ से डिवाइड कर दो, ऐसा। उसके बाद ये सब आगे जाके सब डिटेल में आएंगे। प्लैंक कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है, सीधी सी बात है, मान लो कि एक एग्जांपल देखो, आ, ये देखो ये स्पॉट है, ठीक है, ये ऐसे करके ऑसिलेट कर, इसके पास कुछ 1 सेकंड में ये करता है मान लो 10 बार। अब मैंने अगर 1 सेकंड में ऐसे करवाया तो इसकी ज्यादा कर रही है, तो जब मैंने ज्यादा करवाया तो क्या बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, कितनी बार चक्कर काटेगा 1 सेकंड में। तो अगर मान लो मैंने फास्ट करवाया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ गई।
फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एनर्जी भी बढ़ गई। तो ऐसा देखा गया है कि जो एनर्जी होती है ना, ठीक है, उसका फॉर्म इट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी को लिखा जाता है एच एफ, जहाँ पे एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो प्लैंक कांस्टेंट का सिंबल हो जाता है एच, उसका फॉर्मूला हो जाता है ई बाय एफ, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। फिर आता है नेक्स्ट लीनियर। देखो लीनियर मतलब लाइन का, लीनियर मास डेंसिटी मतलब इसका हो जाता है सिंबल मास बाय लेंथ। इसका ना सिंबल लेमडा लिया जाता है जनरली, ठीक है, इसका सिंबल होता है मास बाय लेंथ हो जाता है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझना। अगर मान लो अगर हम पानी को डालते एक ग्लास से दूसरे ग्लास में, पानी तुरंत फ्लो कर जाता है। लेकिन वही अगर हमने शहद को पोर किया एक ग्लास से दूसरे ग्लास में, तो हनी जो होता है बहुत ही विस्कस होता है, वो इजीली पोर नहीं होता है। हमने क्या बोला कि हनी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, तो हमने बोला कि उसके पास एक्स्ट्रा चीज होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये 6 पाई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमारे डायमेंशंस में। ये जो होता है ना, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा का फॉर्मूला हो जाएगा एफ बाय आर वी। ये ना फॉर्मूला बस हमको एज इट इज याद रखना है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का काफी ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है, इसके ऊपर। तो ये ऐसा हो गया फोर्स बाय आर वी, जहाँ पे आर क्या है, बॉडी का रेडियस, और वी क्या होता है, वेलोसिटी। जैसे मान लो पानी है, हमने इसके अंदर किसी स्फीयर को फेंका जिसका रेडियस आर है और वेलोसिटी इसकी वी है, तो कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ पे आर इसका रेडियस है, वी इसका वेलोसिटी है, और ये कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जिस लिक्विड का जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, वो लिक्विड का फ्लो उतना बड़ी मुश्किल से होता है। जैसे हनी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होता है। अभी आता है एवोगाड्रोस नंबर। तो सबने पढ़ के रखा केमिस्ट्री में कि इसकी वैल्यू होती है 6.23 इंटू 6.2202 इंटू 10⁻23। जो भी हो, ये नंबर है, ठीक है। नंबर मतलब डायमेंशनलेस, ठीक है, नंबर मतलब डायमेंशनलेस। तो अब देखो इसकी जरा से डायमेंशंस लिखो तो। M0 L0 T0। हाँ, इसका m0 0 t0 ऊपर का हो जाएगा LT माइनस 1 बाय L m0 L0 t माइनस। ये किसका हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट का हो गया। ये हो जाएगा h का हो जाएगा एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का हो जाता है ml² t-2। फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी का हो जाता है, अभी हमने देखा था पीछे में, t-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा h का हो जाएगा ml² t-1, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ है, तो ml-1 t0। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा mlt-2 और रेडियस का हो जाएगा l, और वेलोसिटी का हो जाएगा lt-1। ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या होगा m l0 l-1 सॉरी t-1, ठीक है। और इसका एवोगाड्रो नंबर का तो लिख दिया अभी। समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है ना, किसी को कोई परेशानी तो पूछ लो। बाकी देखो ये सब क्या है, टर्म्स हम लोग को आगे जाकर के डिटेल में समझ में आएंगे। अभी ना हमको सिर्फ उसका बेसिक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ये सब नोटबुक पे लिखा होना चाहिए और साफ साफ लिखा होना चाहिए सबकी नोटबुक पे।
आगे बढ़े। यस सर। अब सुनो ध्यान से, मैं लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि फॉर्मूला कैसे फ्रेम करते मैं बता रहा था, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, अभी देखो ये जितने भी मैंने डायमेंशंस लिखे हैं ना, ये सब डायरेक्टली भी आते हैं एग्जाम में या इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। कैसे आएंगे जरा देख लेना। अभी एक क्वेश्चन ऐसा हमारे पास, ठीक है, लास्ट क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, और सबके पास पेन और पेपर होना चाहिए और सब बैठ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड ऑन पहला लेंथ, दूसरा मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। लेंथ का सिंबल हमको दिया गया एल। तो जो अगर सिंबल कुछ क्वेश्चन में दिया जाए तो हमको वही सिंबल यूज करना है। एम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल हमको दिया गया है एफ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ऐसे देख देख के ना दूसरे तीसरे क्वेश्चंस फिर मैं देता हूँ दो करने के लिए साथ में, ठीक है। तो पहला देखो, क्वेश्चन ये बोला गया कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर, टेंशन के ऊपर, और हमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो कि जैसे मान लो ऐसे हमने कोई स्ट्रिंग को लिया और बीच पे खींच करके ऐसे तान दिया और हल्का सा खींचा, तो ये क्या स्ट्रिंग जो होती है ना ऐसे करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करती है। एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करेगी उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब होता है, ठीक है। तो हालांकि हमको उससे मीनिंग हमको समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, हमको मेन सम बनना चाहिए। तो बोला गया पहला स्टेप फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखना। पहला स्टेप, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल का पावर है, मास पर यूनिट लेंथ एम का पावर बी, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग टी का पावर सी। एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोपोर्शन को हटाओ, ए लिख दो, एल का पावर ए, एम का पावर बी, टी का पावर सी, ठीक है। तो अभी क्या करो, इसके डायमेंशंस लिखो। तो फ्रीक्वेंसी का भी हमने जस्ट देखा था, m0 l0 t-1, के तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है ये। तो एल का पावर ए, मास पर यूनिट लेंथ है, देखो ये मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। तो एम एल माइनस वन पावर बी, ठीक है। टी का पावर सी, टी क्या है यहाँ पे हमारा टेंशन है। टेंशन क्या होता है? टेंशन तो हमारा फोर्स हो जाता है ना। अभी देखा था हमने कि टेंशन और फोर्स एक ही चीज होती है। जब स्ट्रिंग में फोर्स होता है तो उसको टेंशन बोलते हैं। तो फोर्स का हो जाएगा एबिलिटी माइनस टू पावर सी, ठीक है। तो देखो हमने अभी पीछे पढ़ा ना, फ्रीक्वेंसी का पढ़ा, ठीक है, तो उसका काम आ रहा है। फिर हमको मास पर यूनिट लेंथ का पढ़ा, उसका भी काम आ रहा है। अब हमने क्या लिखा इसको ना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है? जितने भी मास है सबको एक साथ कर दो। तो ये एक साइड का एलएचएस का हो गया। आरएचएस पे देखो तो क्या क्या आ रहा है, एम का पावर बी होगा और एम का पावर सी होगा। तो उनको कलेक्ट करके हमने एक जगह रख दिया, एम का पावर बी इंटू एम का पावर सी, तो एम का पावर बी प्लस सी। लेंथ कहाँ कहाँ पे, लेंथ यहाँ पे, लेंथ का पावर ए माइनस बी, और कहाँ है लेंथ पावर सी, वो भी कलेक्ट हो गया। टाइम, टाइम कहाँ पे, टाइम तो सिर्फ यहाँ पे माइनस टू सी। अब हमारा फोर्थ स्टेप हो गया, हमने करेक्ट कर दिया। फिफ्थ स्टेप क्या हमारा,
बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर भाई इक्वल हो रहा है तो जिसके जो भी पावर है, ठीक है, वो पावर को बराबर दिखा दो। तो यहाँ पर देखो b प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। दिस implies that b equal to minus c, है ना। दिस implies that b equal to minus c। फिर उसके बाद a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देखो तो l का पावर 0 है ना, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और ये थर्ड इक्वेशन में क्या आ रहा है, -1 इक्वल टू -2c। ये इसमें क्या हमको एक पक्की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि c क्या आ रहा है, 1/2 होगा। ठीक है, ये c हो गया 1/2। अभी देखो b क्या हो जाएगा, b तो माइनस सी के इक्वल है ना, तो -1/2। और a निकालना है तो a माइनस बी, तो माइनस बी क्या हो गया, +1/2। ठीक है, माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, सी हो जाएगा +1/2, ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, ए कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमें क्या क्या, हमको ए मिल गया, हमें बी मिल गया, हमें सी मिल गया। ठीक है, आ जाओ फॉर्मूले पे। फ्रीक्वेंसी क्या है, के, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्लू से लिख रहा हूँ मैं फाइनल आंसर। फ्रीक्वेंसी क्या है, के, एल का पावर ए, एल का पावर ए कहाँ गया, एल का पावर -1, एम का पावर बी, बी का पावर -1/2, टी का पावर, टी फॉर टेंशन है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना टेंशन का सिंबल हमको टी दिया गया, ठीक है, कैपिटल टी। टी यहाँ पे टेंशन है, टी का पावर सी, सी कितना है, 1/2 है ना, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अभी देखो क्या रूल क्या कहता है कि कभी भी नेगेटिव पावर हो ना, तो उसको लिखने का तरीका होता है, उसको ना पॉजिटिव कर दो नीचे भेज करके। तो के बाय एल, टी का पावर 1/2, एम नीचे आ गया, एम का पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, के बाय एल, रूट 1/2 मतलब रूट होता है, रूट टी और रूट एम। ठीक है, दिस इज द आंसर। समझ आया कि नहीं आया, सबको बोलो हाँ या ना। हाँ सर। इब्राहिम, एकमवीर, कृषि, कृष्णा, मनन, नमन, परम, प्रीत, प्रिंस, वंशिका, sir. बेटीश्री, युग, Yes, sir. युग पटेल, अक्षर, Sir. सबको समझ आ गया। Yes, sir. चलो, Yes, बहुत sir. बढ़िया। चलो इसको सबको फटाफट नोट कर जाओ। और अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो खुद से करना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले इसको नोट करो और नोटबुक पे 5 मिनट लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और स्टेप देख लो मैंने कैसे कैसे स्टेप लिखे, स्टेप मिस नहीं होना, 5 स्टेप करने हैं। पहले तो प्रोपोर्शन दिखाना है, फिर इक्वल टू के दिखाना है, फिर डायमेंशन लिखना है, फिर सारे पावर को कलेक्ट करना है, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पावर को इक्वेट कर देना। और एक बात ध्यान रखनी है, जितने अननोन है, जैसे ए बी सी 3 अननोन है, ठीक है, तो मेरे पास 3 इक्वेशन थे। देखो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये था हमारा थर्ड इक्वेशन। जितने अननोन होंगे उतने इक्वेशंस होंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में गारंटीड आएगा ही आएगा, 3 या 4 मार्क। और मैं बताऊं, फिजिक्स में ये सबसे प्यारी चीज है, क्योंकि समझो ये जो डेरिवेशंस जो हमने निकाला कितनी आसानी से, अभी पता आगे जा करके हम देखेंगे कि ये सब अलग अलग चैप्टर में। बताओ ये वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे फिजिक्स में, साउंड में, ये वेव्स में आता है ये क्वेश्चन। वेव्स हमको पढ़ना है फाइनल एग्जाम में जाकर के, उसमें ये क्वेश्चन रहता है। और बस पता है, अगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो निकाली, लेकिन ये के कांस्टेंट अपने को पता नहीं है। अगर पता है कांस्टेंट हम लोग डायरेक्टली यहाँ से निकाल पाते ना, तो पता है हम जो फिजिक्स पढ़ते ना, लगभग हमारी 11th में फिजिक्स है 2000 पेज की, और 12th में भी लगभग 2-2,500 पेज की है। तो 4,500 पेज की जो किताब होती है फिजिक्स की, अगर हम के निकाल पाते आसानी से,
तो मुश्किल से वो किताब हमारी जो होती ना 100 पेज की होती। 100 पेज में हम 11th और 12th का फिजिक्स पूरा का पूरा पढ़ जाते, अगर हम सब डेरिवेशन इस पे के निकाल पाते। लेकिन के निकाल नहीं सकते, अफ़सोस यही है। अदरवाइज़ ये पूरे पता है जो मैं कर रहा हूँ ना, ये पूरे तुमको फिजिक्स से बिखरे हुए क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। और कांस्टेंट इसलिए हम क्या करते हैं, जैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं। हो गया लिखा हुआ? Yes, sir. आगे बढ़े? यस सर। चलो अब क्वेश्चन है, खुद से करना है इसको। सबका आंसर आना चाहिए इसमें। क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी। अभी देखो वेलोसिटी कोई भी तरह की हो, ठीक है, उसका डायमेंशन LT माइनस 1 ही रहेगा। डिपेंड्स अपॉन पहला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एस्केप वेलोसिटी का सिंबल V है, ड्यू टू ग्रेविटी G। सेकेंड, रेडियस ऑफ प्लैनेट R। थर्ड, ठीक है, तो क्वेश्चन है एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन V G R। ठीक है, देखो एक्चुअली क्वेश्चन का मतलब क्या, जैसे मान लो जैसे रॉकेट को जब हम अर्थ से फेंकते हैं ना ऊपर में, ठीक है, तो जो किस वेलोसिटी से फेंकना है रॉकेट को, कितनी कम से कम वेलोसिटी होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि उस प्लैनेट पे वहां पे ग्रेविटी क्या है और प्लैनेट का रेडियस क्या है। जैसे अगर हमको रॉकेट को लॉन्च करना है अर्थ से, तो वहां पे स्पीड अलग चाहिए होती है। अगर हम वही लॉन्च करते हैं सैटर्न से, तो वहां पे स्पीड अलग चाहिए होती है। किसी प्लैनेट से रॉकेट को भेजते कम से कम क्या स्पीड दे, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर। ठीक है, तो बताना कि VGR में क्या रिलेशन है। फटाफट ट्राई करो, तो खुद से करो और मेरे को हर एक बच्चा आंसर देगा। मैं पहला स्टेप लिख देता हूँ कि पहला स्टेप खुद से कर रहे हो। G का पता है डायमेंशन क्या होता है, R का पता है डायमेंशन क्या होता है, सब कोई करो और हर एक बच्चे से मेरे को आंसर चाहिए। आया किसी का?
हेलो सर। हाँ हाँ सर। आया, ठीक है। अब अभी आंसर मत बोलना, ठीक है? चैट बॉक्स पे लिख के दे दो ना मेरे को, हर एक बच्चा चैट बॉक्स पे आंसर लिख करके दे दो, ओके सर। ठीक है ना? अगर जैसे रूट है ना तो वहां पे लिख देना आर, ठीक है? अक्षर आया आंसर? अक्षर योग नहीं सर, कर रहा करो करो, ट्राई करो। इब्राहिम आया आंसर? बेटी श्री वंशिका आंसर आ गया, बोलो। ओके सही है युग, वेरी गुड। पर बहुत अच्छा प्लेन, बाकी लोग भी तो सबको दो आंसर। हाँ सर। सही है इब्राहिम, तुमने तो पूरा पढ़ा भी नहीं था अच्छे से, मतलब 2 क्लास तुम्हारी मिस है। वेरी गुड। एक ही आएगा ना कृषि, देखो आर जी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल कैसे आएगा, और स्मॉल आर कहाँ आएगा? अरे एक मिनट, यहाँ पे ना यहाँ पे सर आपने बोला रूट को आर लिख दो। यहाँ पे ना कैपिटल आर कर दो, सॉरी, क्योंकि रेडियस क्या बोला, कैपिटल आर बोला गया ना। रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या, कैपिटल आर। सबको बताओ आंसर क्या होगा इसका? सही है नमन, वेरी गुड, परफेक्ट। बेटी श्री दो आंसर दो, बाकी लोग, बाकी सबको आंसर दो। कृष्णा, परम ने आंसर दिया, परम, प्रिंस सर चैट में लिख रहा हूँ। हाँ लिखो लिखो, जल्दी लिखो। एक बार जिस सर आ गया। सही है, परफेक्ट, वेरी गुड। काफी बच्चों का आंसर आया, ठीक है। बाकी बाकी लोग भी दो आंसर। अब देखो इस पे क्या करो, मैंने स्टेप ऐसे लिख दिया, ठीक है? तो एल का एल टी माइनस 1 टू एल का पावर ए प्लस बी, टी का पावर सही है युग पटेल, वेरी गुड। परम का भी, परम उसको रूट पे दो ना आंसर, जी और आर के टर्म्स में। ओके सर। तो वैसे लिखना है अपने को आंसर। टी का पावर -2 है, तो अभी यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इक्वल दिखा दो इसको, ठीक है? अब बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये 4th स्टेप हो गया। 5th स्टेप में बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ए प्लस बी इक्वल टू 1 और -2 इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू 1/2 और b यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस c, दैट इज 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। तो वेलोसिटी हो जाएगी k g का पावर a, g का पावर 1/2 और r का पावर b, r का पावर 1/2, तो k रूट जी आर। सबका ठीक है, आंसर। काफी बच्चों का सही आंसर आता है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखो एक्चुअली बताओ अपने को इतना ही सीखना है, ठीक है? ऐसे देखा जाए तो जब जब बताओ ग्रेविटी चैप्टर पढ़ोगे ना, ठीक है, ग्रेविटेशन, तो वहां पे ये क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे जाकर के सीखेंगे हम लोग कि उसके लिए वहां पे जाकर के इसका अलग से मेथड भी होता है निकालने का। तो जो के होता है ना, के भी आता है वहां पे, √2 आता है। अभी के से मतलब नहीं है, तो फॉर्मूला √2 GR होता है। लेकिन पता है बस प्रॉब्लम मैंने बोला ना क्या है, डायमेंशंस के मैं जाके लिमिटेशंस लिखाऊंगा, इसमें ये √2 नहीं निकल सकता अपने डायमेंशन से। ये निकल जाता ना, ठीक है, तो काम आसान हो जाता। मेरे मेरे लिए भी क्लासेस कम लेनी पड़ती, हफ्ते में 1 क्लास लेता या 2 हफ्ते में 1 क्लास लेता, और तुम लोग को भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है?
लेकिन बस अफसोस ये है कि कांस्टेंट नहीं निकाल पाते डायमेंशन से, इसीलिए इसका अलग से डेरिवेशन होता है। और एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे पता है कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब रॉकेट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड देते हैं, तब रॉकेट अर्थ से बाहर चला जाता है, वापस लौट के नहीं आता। बहुत बड़ी स्पीड हो गई। चलो ठीक है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन तो बता दिया, हमको तो मेन डायमेंशन सीखना है कि नहीं अभी। तो आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर सबको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो लगे क्वेश्चन है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन टी, सिंबल क्या टी है, ऑफ ड्रॉप अंडर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, पहला है डेंसिटी डी, दूसरा है रेडियस आर, एंड तीसरा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का सिंबल है सिग्मा। तो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। और ऑप्शन है हमारे पास, इसके 4 ऑप्शन है, के रूट डी आर क्यूब बाय सिग्मा, बी के रूट डी स्क्वायर आर क्यूब बाय सिग्मा, तीसरा ऑप्शन है के रूट डी स्क्वायर आर क्यूब बाय सिग्मा स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है डी आर क्यूब बाय सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, देख सकते हो। टाइम पीरियड है, किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी के ऊपर, रेडियस के ऊपर, और सरफेस टेंशन। तो T इज प्रोपोर्शनल टू D रेज टू A, R रेज टू B एंड सिग्मा रेज टू C। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ml-3, और रेडियस का तो L होता है, और सरफेस टेंशन का मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, फोर्स बाय लेंथ, mt-2 होता है सरफेस टेंशन का। फटाफट सॉल्व करो। देखो वो डायमेंशंस अगर हमने नहीं पढ़े होते अभी पीछे में, अगर 38 तक की, ये सब हम नहीं कर पाते ना। इसको फटाफट सबको ही करो, बताओ कौन सा ऑप्शन है, और सब बच्चे इसका आंसर देंगे। मेरे को एक एक बच्चे से आंसर चाहिए चैट बॉक्स पे। मैंने जानबूझ के ऑप्शन लिख करके दिए ताकि आंसर देना आसान हो जाए। चलो फटाफट करो। सर वो लास्ट में क्या लिखा है? आर रेस टू बी और लास्ट में सिग्मा स्क्वायर कहाँ पे? ये
नहीं सर, यहाँ नीचे। ये हाँ इसको सिग्मा बोलते हैं, सिंबल। ठीक है, ये सिंबल सिग्मा बोलते हैं इसको। अभी हमारे क्वेश्चन में जो सिंबल दिया गया हमको वही यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको सिग्मा लिख दो। मैं एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, मेरे को हर एक बच्चा आंसर देगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था 3-4 बच्चों ने आंसर नहीं दिए थे। आया आंसर? नो सर, बाकी है थोड़ा। हाँ करो करो, जल्दी करो। सर आंसर मिला। चलो मैं एक मिनट रुको, चेक करो। सही है परम, प्रिंस सही है, युग सही है, वेरी गुड। परफेक्ट। बाकी लोग भी दो आंसर, सबको दो आंसर। हाँ सर। इब्राहिम सही है, वेरी गुड। बेटिश्री भी सही है, परफेक्ट। सबके सही आ रहे, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी दो आंसर, सबको ही। वंशिका तुम्हारा आंसर नहीं आया है। नमन परफेक्ट, वेरी गुड। बाकी लोग भी तो सबको दो आंसर। T इक्वल्स टू K ml-3 पावर ए। कृषि का आंसर भी नहीं आया ना? कृष्णा दो आंसर। L का पावर B और सरफेस टेंशन क्या हमारा MT-2 पावर C। ठीक है, K इक्वल्स टू K तो हटा दो, क्या बचेगा? M0 L0T। ठीक है, इक्वल टू M का पावर B A प्लस B, L का पावर -3 है प्लस A+C आएगा सर। हाँ मुझे एकमवीर आंसर दो ना, ABCD ऑप्शन में दो ना एकमवीर। ए है कि बी है कि सी है? मैंने पता इसलिए ऑप्शन दे दिए, हालांकि किताब में ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, मैंने जानबूझ के बना करके दे दिए क्योंकि ताकि आंसर देना आसान हो। L का पावर -3 है
प्लस बी, सर हाँ बोलो, m प्लस सी आएगा। m का पावर a, हाँ m प्लस सी आएगा, सॉरी, t का पावर -2 है, 2c, ठीक है। a प्लस सी इक्वल टू 0, -3a प्लस b इक्वल टू 0, -2c इक्वल टू 1। हाँ सही है कृषि, वेरी गुड। और एकम फिर बताओ, जो लिखा है ना उसपे कौन सा ऑप्शन कर रहा है मैच? सही है कृषि, सी हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा 1/2, और बी हो जाएगा +3 है, +3/2, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा। एकम फिर तो चेक मैं करो राइट, एक बार आंसर। हाँ अभी मैं देखो, राइट है। हाँ t इक्वल्स टू k, अभी क्या है, d का पावर a है, d का पावर मतलब d का पावर 1/2, ठीक है। फिर r का पावर b है, r का पावर 3/2 बाय सिग्मा का पावर क्या हो जाएगा c का पावर -1/2, ये हो जाएगा t इक्वल्स टू k। अभी देखो तो नीचे ले जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो d r³ बाय सिग्मा, ठीक है। तो 1/2 देखो तो 1/2 क्यूब कर दिया, r का क्यूब का रूट मतलब क्या होगा 3/2 और सिग्मा, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अभी देखो जिन बच्चों का भी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सबका सही आया, ठीक है। किसी ने हो सकता है किसी का नहीं, किसी ने नहीं दिया होगा, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, ठीक है। हाँ चेक कर लेना उसको एक बार, एक बार, ठीक है। बाकी आई थिंक सबको आ गया हुआ है, सर ठीक है। मिस्टेक हो गई। ठीक है, उसको एक बार ध्यान से कर लेना, ठीक है। अच्छा, अभी क्लास एक बार मैं एंड करने से पहले ना इसकी ना मैं एक वो भेज दूंगा, आज मैं शीट भेजूंगा इसकी, ठीक है। तो वो करना बैठ करके, ठीक है। वो मैं इसकी ना एक शीट भेजूंगा, ठीक है। तो वो मैं देख लेता हूँ पहले कि वो पूरे के पूरे टॉपिक्स हुए कि नहीं हुए, या एक क्लास और चाहिए होगी। ये चलो ना, मैं इसकी शीट आज नहीं भेजूंगा, मैं ना इसकी शीट कल भेजूंगा, थोड़ा सा मेरे को करवाना बाकी है। बाकी सुना ध्यान से, होपफुली 20th के बाद, ठीक है, 21st 22nd जो भी संडे आएगा ना 20th के बाद, पहला संडे, उस दिन टेस्ट होगी इसकी बेसिक मैथ्स की। और इस टेस्ट में जो भी डीपीपी मैंने दी है वो सब की सब अच्छे से सॉल्व कर जानी है, और जिन बच्चों की भी डीपीपी बाकी है, ठीक है, वो मेरे को कल तक की भेज देना है, मंडे तक की भेज देना, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज कि डीपीपी करने के बाद ना जो मॉड्यूल मिली है ना, ठीक है, उस मॉड्यूल में देखना वहां पर भी इसके क्या कहते हैं एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, बेसिक मैथ्स के, इंटीग्रेशन के। और मैंने बताओ देखो मैं अपनी मॉड्यूल ही फॉलो करता हूँ, ठीक है, तो उसपे से मैंने क्वेश्चंस करवाए भी हैं, तो वो जो भी क्वेश्चंस है ना उसको भी जाकर के कर जाना पूरे पक्के से, तो एक क्या अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज क्या करना, आज डीपीपी, ठीक है, और मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेना। हालांकि देखो डीपीपी में इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं ना कि मॉड्यूल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लग रहा है कि क्वेश्चन मॉड्यूल का आ रहा है तो स्किप कर करके कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज डीपीपी तो हो चुकी हुई है और वही सिमिलर क्वेश्चंस इसके भी है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लगेगा कि क्वेश्चन आते तो स्किप करके कर लेना। बाकी कल मैं ये डायमेंशन चैप्टर मुझे लगता है कल पूरा नक्की हो जाएगा, कल मैं इसकी शीट भेज दूंगा, ठीक है, और बता दूंगा कि मॉड्यूल से भी कहाँ पे करना है, ठीक है। सर आज के लिए क्लास बस, कब तक खुला रहता है? क्या चीज? सर क्लास क्लास हार्दिक सर की क्लास था, मुझे लगता है 10:30 को खुल जाती है, ठीक है, और लगभग 6 या 7 तक खुली रहती है। ओके सर। वहाँ पे एक अनीता दीदी करके होंगी, ठीक है, तो वो वहाँ पे अवेलेबल रहती है, तुम जाके कभी भी वहाँ पे जाकर के मॉड्यूल कलेक्ट कर सकते हो। हाँ एक बार बेटर क्या करो, एक बार सर को कॉल कर दोगे ना पहले, तो क्या अगर वहाँ कोई कारण से नहीं हो तो पता चल जाएगा, ऐसे क्या फिर जाओगे फिर नहीं मिलेगी, लेकिन 99% चांस है कि रहती है, ठीक है। सब कोई मॉड्यूल कलेक्ट कर लेना फिर वहाँ से, ठीक है ना। आज के लिए काफी है इतना। कल का सर टाइम कल मैंने, कोई क्लास है?
हाँ कल का मैंने टाइम दिया हुआ है ना टाइम टेबल में 12:30 का दिया था ना मैंने टाइम, देखो एक बार। 1:15 हाँ 1:30 सर 12 बजे ले लो चलेगा। 12 बजे ले लो। मैं एक हाँ बार सर, मैं चलो एक बार 12 बजे ले लो ना। ठीक है मैं एक बार क्या 12th वालों की भी क्लास है, मैं एक बार बात करके ना अगर मैं फ्री स्लॉट फ्री रहता ना तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, ठीक है शाम तक की रात तक की, तो फिर 12 बजे ले लूंगा, ठीक है ना। क्योंकि हाँ कभी सर। कभी क्या होता है कुछ बच्चों की दूसरी तीसरी क्लास भी देखो, कोई बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं तो किसी की कोई क्लास होती है, ऐसा मैं एक बार बात करके डाल दूंगा, ठीक है ना। और आज क्या करना, घर पे बैठ करके ये करना, बैठ के डीपीपी सॉल्व करनी है और अपने क्या कहते हैं जो मॉड्यूल मैंने दिए उस पे से बेसिक मैथ्स करना है। अच्छा तो ठीक है कोई बात नहीं, एक और भी मैं देख लूंगा, रेगुलर टाइम पे रखूंगा, ठीक है ना। चलो Okay, sir. Thank you, बाय, sir. वेलकम, बाय बाय सर। बाय।